आइए अब हम हर्बर्ट ए साइमन के स्कॉलरशिप के कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ी बात कर लें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो which factors actually stimulated him to produce his theories. जब हर्बर्ट साइमन ने पीएचडी की और पीएचडी करने के बाद हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन साइंसेस पे काम शुरू किया और पढ़ाना शुरू किया, उस वक़्त तीन आइडियाज़ बहुत डोमिनेंट थे डिसीजन साइंसेस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कॉलरशिप में, या मजमूई तौर पर अगर आप इसको पॉलिसी साइंसेस कह लें, उनमें ये तीन आइडियाज़ बहुत ही डोमिनेंट थे। जो पहला डोमिनेंट आइडिया था, बहुत सारे लोग इस बात में यकीन रखते थे कि कॉम्प्रिहेंसिव, फुल और परफेक्ट रैशनैलिटी एग्जिस्ट करती है। ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग कॉम्प्रिहेंसिव रैशनैलिटी. They can be fully rational, they can make rational decisions in a comprehensive way. जो दूसरा डोमिनेंट आइडिया था उस वक्त डिसीजन साइंसेस में और पॉलिसी साइंसेस में, वो ये था कि ऑप्टिमम डिसीजंस बनाना मुमकिन है। यानी ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक ऑप्टिमम डिसीजंस। ऑप्टिमम डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जिसमें कम कॉस्ट के साथ या कम इनपुट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट्स हासिल की जा सकें। या ऑप्टिमम डिसीजंस ऐसे डिसीजंस भी हो सकते हैं जो सबसे बेहतर डिसीजन हो, जिनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो और जिन पर कॉस्ट कम से कम आए। जो तीसरा आइडिया उस वक्त डोमिनेंट था, वो था कि ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल, बट रैशनल इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। दे आर यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स. They make decisions to maximize their individual welfare and they make decisions to get maximum benefit. तो ये तीन आइडियाज़ बहुत ही डोमिनेंट थे। ये आइडियाज़ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में भी बहुत मकबूल थे, पॉलिसी एनालिसिस में भी बहुत मकबूल थे, और सिस्टम्स एनालिसिस में, जो पॉलिसी एनालिसिस का एक तरह से प्रेडिसेसर डिसिप्लिन है, उसमें भी बहुत पॉपुलर थे। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वुड वर्क इन द फील्ड्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस और पॉलिसी स्टडीज वुड यूज दीज assumptions to understand society, understand human behavior and suggest policy reforms. बहुत सारे लोग उस वक्त रैंड कारपोरेशन के साथ काम कर रहे थे। रैंड कारपोरेशन अमेरिका की एक नॉन प्रॉफिट तंजीम है जो मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसी एडवाइस फ्राहम करती है अमेरिकन गवर्नमेंट को। स्पेशली 1950s में डिफेंस में रैंड कारपोरेशन ने बहुत अहम रोल परफॉर्म किया। तो उसमें जो लोग काम करते थे उस वक्त, पॉलिसी एनालिस्ट्स, वो इन अजम्पशंस पे काम करते थे जो उस वक्त डोमिनेंट थी। तो हर्बर्ट साइमन ने जब इन अजम्पशंस को स्टडी किया, ही चैलेंज्ड these assumptions and he developed a staunch critique of the new classical economic theory at that time, and he also developed a critique of Savagean conception of rational human behavior. Savagean conception of human behavior comes from the theories of Leonard Savage. He was a very important statistician and mathematician in 1950s and 60s, who provided various theories and probability and rational decision making. He also developed behavioral economics as the alternative to the dominant new classical school in economics in 1950s and 1960s. Behavioral economics has become very important field in the study of economics. Nowadays is becoming increasingly popular, and it is providing as a very good alternative to the new classical economics. He is the scientist who used insights from political science to change economic theorizing in 1960s and 1970s, and this is very important to remember. Political scientists have been using ideas and assumptions from the field of economics and psychology to understand political behavior, but Herbert Simon altered this situation. He studied economics by using the theories from political science. His basis of criticism come from few observations, and these are very simple observations. आप भी अपने काम में
इस तरह की ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. His idea was very simple, and he said man possessed limited information processing abilities, and this insight came from his study of cognitive psychology. जिसके बाद उन्हें ये पता चला कि आम इंसानों में और एवरेज ऑन द एवरेज इंसानों में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं. और ये उनकी कोटेशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द कैपेसिटी ऑफ द माइंड फॉर फार्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द प्रॉब्लम्स whose solution is required for objectively rational behavior in the real world or even for a reasonable approximation to such objective rationality. उनका ये ख्याल था कि चूँकि सारी इंफॉर्मेशन किसी डिसीजन को करने के लिए किसी भी इंसान के पास एक वक्त में अवेलेबल नहीं होती, और अगर अवेलेबल हो भी जाए तो उसे प्रोसेस करने के लिए जो टाइम और स्किल्स और कैपेसिटी चाहिए वो ह्यूमन बीइंग्स में एग्जिस्ट नहीं करती. ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल बट दे हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड इट एंड प्रोसेस इट. उसकी बजाय उन्होंने ह्यूरिस्टिक थ्योरी डेवलप की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और उन्होंने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट्स की इनसाइट्स बोरो की और उनको यूज़ किया ह्यूरिस्टिक्स डेवलप करने के लिए. और ये दो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जॉन डुई एंड विलियम जेम्स. बोथ ऑफ देम आर pragmatist philosophers of 20th century America. They have been highly influential. ये जॉन डुई एक तरह से हेरल्ड वाइट लेसवेल के भी उस्ताद थे जिन्होंने पॉलिसी साइंसेस की फाउंडेशन रखी. इसी तरह हर्बर्ट साइमन ने जॉर्ज पोलिया जो मैथमेटिशियन हैं उनके आइडियाज़ डेवलप किए ह्यूरिस्टिक्स की थ्योरी डेवलप करने के लिए. हर्बर्ट साइमन को ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्रिएटिविटी और डिस्कवरी वो बिल्कुल पसंद नहीं थे. वो ये समझते थे कि ये मेटाफिजिकल कैटेगरीज हैं विच आर नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स. इसकी बजाय उन्होंने जो टर्म प्रेफर की और जो टर्म आप भी यूज़ करते हैं एज पॉलिसी साइंटिस्ट वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग. इनका ये ख्याल था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ मच बेटर कॉन्सेप्ट देन क्रिएटिविटी एंड डिस्कवरी, and he believed that all of the problems are solved by using some rules, and he has been discovering those rules, and he has also been discovering the ways through which those rules could be used to solve problems. इनका ये भी ख्याल था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मशीन्स यूज़ की जा सकती हैं. ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दैट प्रोजेक्ट वाज नॉट सक्सेसफुल. और इन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी की थ्योरी पेश की. बाउंडेड रैशनैलिटी का मुराद ये है कि रैशनैलिटी कुछ लिमिटेशंस में ऑपरेट करती है और फुल रैशनैलिटी एग्जिस्ट नहीं करती. और इनका जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना चाहिए एज पॉलिसी स्टूडेंट्स, दैट वाज सेटिस्फाइसिंग. सेटिस्फाइसिंग का मतलब है कि ऑप्टिमाइजिंग या मैक्सिमाइजिंग की बजाय ऐसे रूल्स की बुनियाद पे डिसीजन मेकिंग करते हैं लोग जो उन्हें सेटिस्फाई करें. सो इफ़ समथिंग सेटिस्फाइज पीपल मीट देयर इमीडिएट नीड्स इन अ लीस्ट पॉसिबल वे, if it satisfies them, that is satisficing. So the purpose of policy making and the purpose of decision making should be satisficing rather than optimizing or maximizing. So इस तौर पर ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी अपने वक्त में पॉलिसी साइंसेस को मज़ीद डेवलप करने के लिए, और ये आपको समझने की ज़रूरत है.